राजस्थान की राजधानी जयपुर के जेएनयू अस्पताल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां डॉक्टर मरीज की मौत के बाद भी इलाज करते हैं, उन्हें घंटों वेंटिलेटर पर लिटाए रखते हैं और इस बीच उनके परिवार वालों से मोटी रकम भी वसूलते हैं। इतना ही नहीं, परिजन जब मरीज से मिलने के लिए कहते हैं तो परिवार वालों को मरीज से मिलने तक नहीं दिया जाता, बल्कि झांसे में रखकर परिजनों से दवाइयां भी मंगवाई जाती हैं। क्या आपने इससे पहले ऐसा कभी सुना है कि किसी डेड बॉडी का इलाज हो रहा हो? जयपुर के जेएनयू हॉस्पिटल में कुछ इसी तरीके का प्रकरण सामने आया है। यहां तक कि परिजनों ने इस पूरी घटना के वीडियो तक बनाए हैं, जिसमें अस्पताल की ओर से मरे हुए शख्स का इलाज करने के नाम पर न केवल रकम मांगी जा रही है, बल्कि सरकारी योजना के माध्यम से सरकार को भी पलीता लगाया जा रहा है। आज चर्चा अस्पताल माफिया पर ही करेंगे। देखो भाई, हमारा पेशेंट खत्म हो चुका है, उसके बाद भी एक दवाई मंगा रहा है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मेरा भाई मर गया, मैं भी मर जाऊंगा, पर पीछे नहीं हटूंगा। जान यहाँ देके जाऊंगा मैं, और किसी में दम है तो मुझे 6 दिन बाद में ख़त्म कर दिया डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगा के साहब। और फिर हमने बोला मुझे मेरे बच्चा ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ। भाई क्या कहना है, ये पूरे जो परिजन जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? ये तो एक बार गेट तो खोल दीजिए एक बार आप। जयपुर का जेएनयू अस्पताल जाना माना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहां पर मरीज ये सोचकर जाते हैं कि बड़ा अस्पताल है तो शायद इलाज भी उन्हें बेहतर मिलेगा। लेकिन यहां पर ऐसी माफियागिरी देखने को मिली है। एक मरीज जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके भाई ने ऐसा खुलासा किया कि मरीज के डेथ के बाद भी दवाइयां मंगवाई जा रही थी, मरीज को जबरदस्ती वहां पर लिटा रखा था जो मरीज की डेड बॉडी थी, और उसके बावजूद भी डेथ घोषित नहीं किया गया था। और जब मीडिया वहां पर आ गई और उसके बाद सारा माहौल गर्म हो गया, तब जाकर अस्पताल ने मरीज को डेड घोषित किया। और भी कई इस तरह के प्रकरण सामने आए हैं जेएनयू अस्पताल की हम बात करें तो ये अस्पताल माफिया जिस तरीके से चल रहा है, सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए, इसका हर्जाना मरीजों को और उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है। चर्चा करने के लिए मेरे साथ योगेंद्र जोशी जुड़े हैं जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, प्रतीक कासलीवाल जुड़े हैं जो अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट से, भाग्यश्री सैनी जुड़ी हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ फोन लाइन पर जो मृतक हैं उनके परिजन जुड़ चुके हैं राम नरेश जी। सबसे पहले मैं आप ही से बात करना चाहूंगी। देखिए, आपने अपने परिजन को खो दिया जेएनयू अस्पताल में, लेकिन आपने इसके साथ हिम्मत दिखाकर एक बहुत बड़े माफिया का खुलासा किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर आपको कब पता चला कि जो आपके पेशेंट हैं उनकी डेथ हो चुकी है और उसके बावजूद भी दवाइयां मंगवाई जा रही हैं, ये सब हो रहा है, पूरा प्रकरण बताइए। जी मैम, मेरा भाई मैं 8 बजे देख के आया था, मेरा भाई बिल्कुल ओके था। उसके बाद 8:30 पे जाता हूँ मैं रिटर्न, तो मेरे भाई की डेथ हो चुकी थी जी। फिर 8:30 पे डेथ होने के बाद में फिर बोला जा रहा है मुझे 10:21 पे मेडिसिन लेके आओ जी। मेडिसिन लेके आता हूँ, मेरे साथ मेरे भाइयां भी आ जाते हैं। तो उन्होंने जो वीडियो बनाई है उसमें सरासर दिखाया जा रहा है मेरे मृतक भाई को भी इंजेक्शन लगाया जा रहा है। किस लिए, मैं ये चाहता हूँ बस। जी बिल्कुल, ये बहुत जायज़ सवाल है आपका, और ये आपकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं कि आपने अपने भाई को खोकर भी इस तरीके की अस्पताल की जो हरकत रही या जो माफिया वहां पर चल रहा होगा उसका खुलासा करने की आपने हिम्मत जुटाई। राम नरेश जी, आप लोगों ने अस्पताल वालों से क्या वहां पर पूछा था? क्योंकि हमने सुना है कि आप लोगों ने वहां पर जो सरकारी योजना का कार्ड होता है, आयुष्मान योजना के माध्यम से आप वहां इलाज ले रहे थे, वो कार्ड भी आपने वहां दिखाया, उसके बावजूद भी हर दिन आपसे 10,000 रुपए वसूले जा रहे थे, जिसकी कोई रसीद भी आपको नहीं दी गई। तो आपने उनसे पूछा था कि क्यों आपसे ये पैसे लिए जा रहे हैं जब आपके पास ऑलरेडी कार्ड है? तो वो मैंने बोला था सर ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के लिए जा रहे हैं, तो मुझे बोला गया एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, और 50,000 रुपए की अलग से डिमांड की थी जो कि कल हर हालत में मंगवाना पड़ेगा। मैंने अपनी जमीन भी गिरवी रखी थी। जी राम नरेश जी, देखिए, इलाज के लिए
एक तरफ मरीज के जो परिजन होते हैं वो कोशिश करते हैं कि चाहे उनकी कंडीशन हो ना हो लेकिन वो बड़े अस्पताल में जाना चाहते हैं ताकि उनके पेशेंट को अच्छा इलाज मिले, लेकिन यहाँ तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि पेशेंट्स को सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए अगर किसी पेशेंट को जरूरत भी नहीं है तो भी कई कई दिनों तक अस्पताल में रखा जाता है। तो ये सीधे तौर पर माफिया है। आपने इतने दिनों में क्या महसूस किया वहां पर अस्पताल में? मैंने 10 दिन में ये महसूस किया है कि यहाँ पे सरासर लूट की जा रही है, गरीबों का हत्या की जा रही है गरीबों की, और सरेआम लूट हो रही है। मेरे भाई को मैंने कम से कम 10 बार बोला था डिस्चार्ज कर दो, डिस्चार्ज कर दो। अलग अलग से डॉक्टर आके मुझे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई रुक तू, अभी तेरे भाई का कुछ न कुछ करेंगे। इस साल में मेरे भाई को रखा था वहां पे। मतलब बार बार परिवार कह रहा है डिस्चार्ज कर दो, डिस्चार्ज कर दो, फिर भी डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने उनसे ये भी कहा कि हम अपने भाई को किसी और अस्पताल में ले जाना चाहते हैं, तो ये अस्पताल आपको वहां पर क्या रोक रहा था कि आप अस्पताल छोड़कर मत जाइए? आपको रोका जा रहा था कि आप दूसरे हॉस्पिटल नहीं जा सकते? जी मैम, मैं खुद बोलता था मेरे भाई का डिस्चार्ज करो, तो अलग से डॉक्टर आता था, वो बोलता था मैं लीड करूंगा, यहाँ से आगे मेरी जवाबदारी है, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। मेरा भाई 8 बजे तक भी खाना खा रहा था, आधे घंटे में ही पता नहीं क्या किया इन लोगों ने मेरे क्या भाई के साथ। परेशानी क्या थी आपके भाई को राम नरेश जी, और क्या उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी? क्योंकि डेथ कैसे हुई ये कारण भी आपको पता होने चाहिए। जी मैम, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे भाई का हल्का सा पेट फूलता था और बॉडी पर थोड़ी सी स्वेलिंग थी। जी 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 9 तारीख को मैंने एडमिट किया था। 2 दिन मेरा भाई खाना भी खाया था प्रॉपरली, और तबीयत भी उसकी अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं भी संतुष्ट हो गया था 2 दिन के लिए। ठीक है राम नरेश जी, आपके भाई अब इस दुनिया में नहीं है, आपके लिए बहुत पेनफुल होगा हमसे भी बातचीत करना, लेकिन आपकी हिम्मत की हम दाद देंगे कि आप अपनी बात भी रख पा रहे हैं और इतने बड़े अस्पताल के खिलाफ या ये माफियागिरी के खिलाफ आप बोल पा रहे हैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ। योगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं आप। सर, विश्वास नहीं होता, ऐसे प्रकरण पर विश्वास नहीं हो रहा। अस्पतालों पर तो, डॉक्टर्स पर तो लोगों को बहुत भरोसा रहता है, बहुत इमोशनल कनेक्ट होता है डॉक्टर्स का पेशेंट के साथ, लेकिन क्या डॉक्टर्स इतने गिर चुके हैं या अस्पताल प्रबंधन इतने गिर चुके हैं कि सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पेशेंट्स को जबरदस्ती अस्पताल में रखते हैं और सरकारी योजना के अलावा जो परिजन होते हैं उनसे भी वसूली करते हैं? नंदिनी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। शिक्षा और चिकित्सा ये सेवा के भाव थे पहले, लेकिन अब ये सेवा के भाव नहीं रहे। न तो शिक्षा रही है, शिक्षा में कोचिंग संस्थान बन गए, मेडिकल के लिए भी तरह तरह के कुकर मुत्ते की तरह अस्पताल खुल गए हैं, और ये अस्पताल पब्लिक को लूटने के अलावा ज़्यादा और कुछ काम नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने रिलीज क्यों नहीं कर रहे इसको। पता है आपको कि जो सरकारी सेवाओं जो मिलता है ना फायदा, वो तभी मिलेगा जब डॉक्टर उसको रिलीज करेगा, और अगर पेशेंट के परिवार वाले अपनी मर्जी से अगर उसको ले जाएंगे तो उनका लाभ उसको नहीं मिल पाएगा। अच्छा। तो ये बात वो कहते हैं डॉक्टर कि हम तो रिलीज नहीं कर रहे यहाँ से, तुम अपनी मर्जी हो तो ले जाओ। अब जब अपनी मर्जी से ले जाएगा तो जो RGHS हुई या चिकित्सा की जो और संस्थाएं हुई जिनसे लाभ मिलता है, सरकार लाभ देती है, उसका फायदा उसे नहीं मिलता, इंश्योरेंस वाले उसको फायदा नहीं देते हैं। तो ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये उनको इस तरह की बुलावने में रखते हैं। और सही बात यह है कि जब इस तरह का पैसा उठता है तो उनको डॉक्टर की रिपोर्ट चाहिए होती है। यही नहीं, कई दिन तक अस्पताल में बेहोश हालत में मरीज रहते हैं, फिर 15 दिन 20 दिन बाद उसके एक चीरा लगाएंगे सिर में, अनकॉन्शियस है, फिर कहेंगे हमने प्रयास कर लिया, और कई बार तो साहब इनके अंग तक निकाल लिए जाते हैं, वहां पता ही नहीं पड़ता। और ICU का स्थिति यह है कि आप अंदर घुस नहीं सकते। आप देखिए क्या तमाशा कर रखा है कि मरीज के परिजन अंदर नहीं घुस सकते। और दूसरी बात ये, पुलिस के हाथ बांध दिए। आप देखिए कि पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। ये क्या तरीका होता है भाई? क्या IPC CRPC जो बनी हुई थी पहले या BNS बनी हुई थी, इसमें लिखा है कि डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा? कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इनकी मोनोपोली, इनका जो कॉकस बना हुआ है एक जबरदस्त पूरे इंडिया में, ये हड़ताल पर चले जाते हैं। हड़ताल करने के बाद में ये FIR दर्ज नहीं होने देते। ये कहते हैं कि साहब हमें
राजस्थान मेडिकल काउंसिल जांच करेगी। अरे वो डॉक्टर जो इनका साथ देने वाले वो जांच क्या करेंगे इनकी? नहीं तो ये माफियागिरी अगर अस्पतालों की सर चल रही, देखिए हमें तो डर लगता है डॉक्टर्स के खिलाफ, अस्पतालों के खिलाफ कुछ बोलने में डर इसलिए लगता है कि ये लोग लोगों की जान बचाते हैं, कहीं हमारे मुंह से ऐसी कोई गलत बात ना निकले इनके लिए। लेकिन अगर ये अपने पेशे को छोड़कर और इस तरीके की माफियागिरी में जुट गए हैं कुछ डॉक्टर्स या कुछ अस्पताल प्रबंधन, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ सरकार को पॉलिसीज बनानी चाहिए, इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये माफियागिरी के बारे में लोगों को नहीं पता। वो तो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके पेशेंट के साथ इस हद तक, अगर आप कह रहे हैं सर कि कई बार आईसीयू में, तो बिल्कुल सही बात है कि बड़े हॉस्पिटल में भाग्यश्री जी जाने नहीं दिया जाता, वहां पेशेंट्स के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। पेशेंट्स डॉक्टर्स पर भरोसा, पेशेंट के परिजन करके अपने पेशेंट को वहां पर अस्पताल में छोड़ते हैं। लेकिन अगर ऐसे प्रकरण सामने आएंगे कि पेशेंट को जानबूझकर रखा जा रहा है, अगर किसी पेशेंट की डेथ हो गई है तो वो घोषित नहीं की जा रही है क्योंकि उसे लंबा वहां पर रखकर सरकारी योजना से इंश्योरेंस का पैसा वो लेना चाहते हैं, पेशेंट को वहां से रिलीज नहीं करने दे रहे हैं कि परिजन सोचे कि हम कहीं और अस्पताल, तो ऐसे माहौल में वो हेल्पलेस पेशेंट के परिजन क्या करें? मतलब उनके पास तो कोई सिचुएशन ही नहीं है, वो क्या करें? मजबूर सिस्टम से कार्रवाई होनी चाहिए मैम, सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए इस पूरे प्रकरण को लेकर। नंदिनी जी, ऐसी दुर्घटनाएं अभी अगर हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स को देखें, परिजन को सुने, तो ऑब्वियसली ये जांच का विषय है, लेकिन ऐसी नेग्लिजेंस अगर होती है तो हजारों लाखों लोग, जब भी हॉस्पिटल की छवि आती है तो क्या आती है? हमें बचा लिया जाएगा, हमें एक पॉजिटिव उम्मीद होती है और हम लोग ब्लाइंडली फेथ करते हैं। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती है तो क्या है? हजारों लाखों लोगों का विश्वास और उम्मीदों का गला घुटना है, मरने जैसा है। डॉक्टर्स को हमने क्या माना? भगवान। अब जी भगवान ने तो पेशेंट के जो परिजन हैं उनको जो आदेश दे दिया, हम तो भगवान का आदेश मानेंगे ना, क्योंकि हम तो ब्लाइंडली फेथ करके आए। डॉक्टर्स को यह समझना होगा कि सामाजिक जिम्मेदारी में आपको बहुत ऊपर रखा गया है, और अगर आप ऐसी कोई भी कार्य करते हैं, ऐसी कोई भी चीज करते हैं, तो सिर्फ एक डॉक्टर्स नहीं, जो सही जो हैं वो भी इस पेशे को एक तरह से, हम लोग इस नोबल प्रोफेशन को बहुत नीचा देखते हैं और आमजन का विश्वास तो खत्म होता ही है। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बना दी परिजनों के लिए, मरीजों के लिए, बहुत से रूल्स बना दिए, और आप देखेंगे ना, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, लोग अपनी जमीनें बेच देते हैं, अपना घर गिरवी रख देते हैं, उन पे इतने कर्जे हो जाते हैं कि सिर्फ वो अपनों को बचा ले। तो गवर्नमेंट को तो देखिए समझना होगा कि बनाना नहीं है। भाग्यश्री जी, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि देखिए सरकार ने तो लोगों को राहत देने के लिए पॉलिसी बनाई है, लेकिन ये तो पॉलिसी जो बनाई गई या जो इंश्योरेंस मिलता है सरकारी योजना के माध्यम से, वो तो पेशेंट के लिए अब यहाँ पर अस्पताल की माफियागिरी की वजह से उल्टा पड़ रहा है ना। अब ये भी सरकार को देखना जरूरी है कि अगर ऐसी माफियागिरी हो रही है, आपकी योजना का लाभ लेने पेशेंट वहां गया था, लेकिन उसे तो वहां पर ऐसा सुनने में आ रहा है कई पेशेंट्स को जरूरत भी नहीं होती, 18-18, 20-20 दिन वहां पर एडमिट, कई लोगों की शिकायतें हैं। ऐसा हम दावा नहीं कर रहे हैं, जांच का विषय है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गंभीर है। अब इस पर सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। ऐसे अस्पताल जो माफियागिरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप योजना बनाने से कुछ नहीं होता, आपको स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी कि जो चीज आप वंचित वर्ग को दे रहे हो क्या उनको मिल पा रही है, क्या उसमें कोई नेग्लिजेंस तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज के लिए तो जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो बेशक जिम्मेदार है, और गवर्नमेंट को बिल्कुल इस चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेवा का सेक्टर है। आप इसमें कुछ आनाकानी नहीं कर सकते, आप इसमें ढील नहीं बरत सकते। तो डेफिनेटली पेशेंट्स की जान का सवाल है जी। जब किसी का कोई अपना जाता है, अब ये जो पीड़ित हमसे बात कर रहे थे, इन्होंने अपने भाई को खोया है, इनकी सिचुएशन कोई नहीं समझ सकता। हम और आप यहाँ पर बैठकर बातें कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो परिवार के जो लोग अपनों को खोते हैं, तो ये सिचुएशन संभालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकारी अस्पतालों में ओवरलोड पेशेंट्स हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि हम प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं ताकि हमें बेहतर इलाज मिल सके। वहाँ वो सरकारी योजना का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो अस्पताल यहाँ पर अलग ही माफियागिरी चला रहे हैं। तो अब बहुत हाई टाइम हो चुका है। प्रतीक कासलीवाल जी, आप मुझे बताइए, क्या प्राइवेट अस्पतालों के लिए सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो नियम हैं, कानून हैं, वो क्या हैं, और क्या वो नाकाफी हैं इस तरह के केस में? क्योंकि यहाँ पर पीड़ित कह रहे हैं कि हमारे ब्रदर की डेथ हो गई थी 8 बजे, 8:30 बजे मूवमेंट नहीं था, और 10, सवा 10 बजे डॉक्टर्स जो है वो दवाइयाँ मंगवा रहे थे। फिर जब मीडिया का थोड़ा प्रेशर बना, वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, उसके बाद 11, 11:30 बजे के लगभग पेशेंट को डेड डिक्लेयर कर दिया गया।
देखिए नंदिनी जी, इसके अंदर जो कानून है वो बहुत क्लियर है, और ये ऐसे वाक्य जो अभी आप ले रहे हैं बहुत कॉमन हो गए हैं, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में मरे हुए पे इलाज हो रहा है, या जैसा बाकी वक्ताओं ने बताया कि मान लीजिए इलाज 2 दिन में भी हो सकता था, उसको 10-10 दिन तक बढ़ा करके बिल बनाया जा रहा है। और इसके पीछे सरकार की मंशा तो ये रही थी कि भाई जो सरकारी अस्पताल है वहां पे पूरे पेशेंट्स को केटर नहीं कर पा रहे, तो प्राइवेट में भी इसका बेनिफिट दिया जाए। और वो प्राइवेट वाले इस चीज का मिसयूज कर रहे हैं, जहां पे जबरदस्ती बिल बनाया जा रहा है जिससे इंश्योरेंस से पैसा मिल सके। तो इसके लिए मोटा मोटा जो स्कीम जिसके तहत मान लीजिए चिरंजीवी या भामाशाह जो भी योजनाओं के तहत है, उनमें चेक्स एंड बैलेंस मैकेनिज्म लिखे हुए हैं कि किन हॉस्पिटल्स के अंदर रेगुलर ऐसा हो रहा है जहां पे फेक बिल्स बनते हों, या जबरन ऑपरेशन जहां जरूरत नहीं हो 100 ऑपरेशन दिखाए हुए हों, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो ब्लैकलिस्ट भी होते हैं, उनको डीपैनल भी करते हैं। बट अगर एक दो इंसिडेंट्स आते हैं तो वहां इंश्योरेंस कंपनीज भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। बट हाँ, हमारे यहाँ जो पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होती थी, जो अब नेशनल मेडिकल कमीशन बन गया है 2019 से, उसमें भी प्रावधान है ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ जो है आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। जो पहले 304 होता था अपने आईपीसी में, अब जो नया कानून आ गया बीएनएस, उसमें 106 के तहत आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और जो उपभोक्ता संरक्षण मंच है उसको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ये सब वो चीज है, जब कोई ऐसी घटना हो जाए उसके बाद परिवारजनों के पास क्या अपने अधिकार हैं, संविधान ने क्या अधिकार दे रखे हैं, मैं वो बता रहा हूँ। इस घटनाओं को रोकने के लिए तो बहुत क्लियर है कि सरकार को कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंस मैकेनिज्म रखने पड़ेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज को टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा, और ऐसे हॉस्पिटल जहां इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको इमीडिएटली डीएमपैनल कर देना चाहिए। वो जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे, जो उस समय बेडेड टिकट पे उन डॉक्टर्स का नाम आ रहा है, उनके खिलाफ तुरंत जो है 106 की कार्रवाई करके मेडिकल कमीशन जो है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उनको रिपोर्ट करना चाहिए, जिससे 2 साल तक के लिए उनकी सनद सस्पेंड हो सके, वो प्रैक्टिस नहीं कर पा सके। और ऐसी चीज रेगुलर होगी, और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पब्लिक की जागरूक होगी कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हॉस्पिटल को स्पेयर नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी तभी कुछ हो सकता है। योगेंद्र जी, वैसे ये बात तो मानना पड़ेगा ना सर कि अस्पताल प्रबंधन जो है, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ, इनको कानून का तो कोई खौफ नहीं है सर? क्योंकि अगर इन्हें कोई डर हो कि हमारे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है तो शायद ये हरकतें नहीं करेंगे, ये किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करें। लेकिन अगर ये ऐसा कर रहे हैं, लगातार इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं सर, हर व्यक्ति की जुबान पर है कि अस्पताल से तो अब डर लगने लग गया है, तो ये अस्पताल इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है, तो ये सिस्टम का फेल्योर है। देखिए नंदिनी जी, पहले मुकदमा दर्ज हो जाता था इनके खिलाफ, जैसा बता रहे हैं कासलीवाल साहब कि 106 में जो विनय है उसमें दर्ज हो जाता था। लेकिन अभी क्या किया है, इन्होंने कई बार हड़तालें की हैं बहुत लंबे लंबे समय तक, और जो परिजन होते हैं वो अपना एग्रेसिव हो जाते हैं कई बार अस्पताल के अंदर। वो इस जैसे ये वाला मसला तो इसमें भी यही है। लेकिन क्या है कि राजस्थान जो काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल, ये निर्देश जारी कर रखे राज्य सरकार ने कि सीधा मुकदमा कोई दर्ज नहीं करेगा, पहले आप उनकी शिकायत दर्ज करिए थाने में। ये नहीं है कि साहब एफआईआर दर्ज कर लीजिए, दर्ज नहीं कर सकते, आप पहले शिकायत दर्ज करिए, फिर राजस्थान जो मेडिकल काउंसिल है वहां पर दीजिए, वो जांच करेंगे, जांच से अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ये कौन सा तरीका है भाई कि साहब पहले जांच होगी फिर उसके बाद में राजस्थान बार ये मेडिकल काउंसिल कहेगा या इंडियन मेडिकल काउंसिल कहेगा तब मुकदमा दर्ज होगा? वो इस तरह की रिपोर्ट देंगे या नहीं देंगे, जांच में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, या तो इसके अंदर कोई प्राइवेट व्यक्ति शामिल होना चाहिए। पीड़ित अपनी चप्पल घिसता रहे, चक्कर पर चक्कर लगाता रहे, पीड़ित अपनी चप्पल घिसता रहे, उनके पोटली बांधकर अस्पताल के पीछे से रवाना कर दिया जाता है। उनको न तो ट्रीटमेंट का, आपको पता है कि ये न तो ट्रीटमेंट के जो प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं उनका एक टुकड़ा भी नहीं देते, वहां कोई नहीं, एक सिर्फ रिलीज करने का एक सर्टिफिकेट बना करके दे देंगे। क्या इलाज कराया है, कितनी बजे भर्ती हुआ है, क्या क्या दवाइयां दी गई हैं, ये कोई भी अस्पताल नहीं देता है। राज्य सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के निर्देश जारी करे कि अगर कोई मर भी जाता है या रिलीज होता है तो भर्ती होने से बाहर निकलने तक का पूरा टाइम टू टाइम समय पर क्या इलाज किया गया है, ये ब्यौरा देना चाहिए। जानना कि पेशेंट को कितने बजे कौन सी दवाई दी गई। हमारे साथ क्या जो मृतक के ब्रदर हैं वो जुड़े हुए हैं क्या? राम नरेश जी, आप जुड़े हैं मेरे साथ? जी राम नरेश जी, मैं आपका वो पेपर, वो स्लिप देख रही थी,
जिसमें मैंने देखा दवाइयां मंगवाई गई हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी ये नहीं दिखा कि कौन सी दवाई किस समय पेशेंट को दी गई, कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। तो आप लोग अपने आप को, जब ये इलाज चल रहा था, क्या आपको समझ आ रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है अस्पताल की तरफ से? जी जी, मुझे आ रहा था। मैं आए दिन कॉन्फ्रेंस में मैडम से बात करता था तो बोलता था, मैडम मेरे भाई को दिक्कत क्या है, नहीं प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई को, तो बोलते थे जांचों में कुछ निकल ही नहीं रहा है, हम क्या कर सकते हैं। जांच में कुछ मिल नहीं रहा है, हम क्या कर सकते हैं? डेथ कैसे हुई, डेथ का रीजन क्या दिया गया है? आपके ब्रदर की डेथ हुई कैसे? डेथ का रीजन दिया गया है, इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, अटैक का रीजन दिया गया है। आप कह रहे हैं कि पेट में दर्द था, आप कह रहे हैं कि उनको उस बॉडी में स्वेलिंग थी, और उनकी डेथ का रीजन हार्ट अटैक बताया जा रहा है। ये भी भाग्यश्री जी देखा गया है अस्पताल में जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डेथ के जो रीजन है हार्ट अटैक, ये सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। यानी जब अस्पताल को कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा सुनने में आया है कि लास्ट में फिर रीजन हार्ट अटैक दे दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा परेशानी है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पा रही है। अब पेशेंट्स की प्राइवेसी के लिए, उनको शांति मिले, इसके लिए उनको आईसीयू में रखते हैं कि वहाँ पर बाहर के लोग आए नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान भी तो करना पड़ेगा ना कि जब भी मरीज के जो तीमारदार हैं वो जब उन्हें देखना चाहें, अगर वो 24 घंटे भी देखना चाहते हैं तो कोई तो ऐसी विंडो बनाइए कि वो नज़र रख सकें, मॉनिटरिंग कर सकें अपने पेशेंट की। देखिए नंदिनी जी, बहुत अच्छी बात है कि जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो चीज़ें शांतिपूर्व और मैनेजमेंट प्रॉपर रहे, उसके लिए वो बहुत से नॉर्म्स रखते हैं कि वो समय समय पे मिलने देते हैं नहीं देते। लेकिन जितनी भी ये सिचुएशंस क्रिएट होती है, इनका सबसे बड़ा रीज़न होता है कम्युनिकेशन लैक। आपके पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होता है, अगर आप उसको निर्धारित समय पे ये बताते रहते, हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहे होते कि आपके पेशेंट की ये स्थिति है, अभी उसको ये दिक्कत है, अभी उसको बचाया जा सकता है, अभी उसकी सिचुएशन क्रिटिकल है, तो शायद ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होता और जो परिजन होते उनको भी टाइम टू टाइम अपडेट होता। ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी पेशेंट होता है उसकी जो सिचुएशन होती है उसके इलाज का एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में समय समय पे डॉक्टर्स जो है दवाइयां मंगवाते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो उसका अटेंडेंट है आप उसको समय समय पे अपडेट तो करें, आप उसको हेल्थ बुलेटिन तो दें कि अभी आपके पेशेंट की ये सिचुएशन है, अभी वो क्रिटिकल है, अभी वो लड़ रहा है, अभी उसे बचाया जा सकता है, अभी उसे कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो विश्वास की जो खाई है ना, ये कहीं ना कहीं फिर वो गैप नहीं हो पाएगा अगर ये चीज हम लोग कर पाए। तो आप देखिए ना कि अस्पताल प्रबंधन बोल रहा है कि हम आपके ब्रदर को बचा लेंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इलाज चल रहा है। वो जो परिजन है वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमें इस अस्पताल से जाना है, मैं कहीं और इलाज करा लूंगा अपने भाई का। उसको वहां पर रेफर नहीं कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कि परिजन कह रहे हैं कि 8 साढ़े 8 बजे के लगभग उन्हें पता चल गया था कि उनके भाई में मूवमेंट नहीं है या उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद आप देखिए 10 बजे तक, साढ़े 10 बजे तक दवाइयां मंगवाई जा रही हैं। मतलब किसी की डेथ हो चुकी है, दवाइयां मंगवा रहे हैं, ट्रीटमेंट चला रहे हैं। और फिर उसके बाद जब परिजनों ने आवाज उठाई और वहां शोर मचाया कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, मीडिया वहां पहुंच गया, तब उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया। यानी आप योगेंद्र जी, आप समझ रहे हैं कि मतलब कैसे नकार दे परिजनों की शिकायत को। जैसे ही प्रेशर बना, डेड डिक्लेयर कर दिया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कासलीवाल साहब से निवेदन करूंगा, आप प्रख्यात एडवोकेट हैं, आपको PIL लगानी चाहिए कि इस प्रत्येक अस्पताल की ये जिम्मेदारी हो कि आदमी वहां से रिलीज होता है तो टिकट भर्ती होने से लेकर के आखिरी समय तक क्या क्या दवाइयां लगाई गई हैं, क्या ट्रीटमेंट किया गया है, क्या उसकी बीमारी है, बीमारी में क्या 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 प्रोसीजर एडॉप्ट किए गए हैं, वो तमाम चीजें मिलनी चाहिए जो आजकल नहीं मिलती हैं। बने हुए हैं ना ये नियम, लेकिन अस्पताल फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ, देते नहीं है भाई, किसी को नहीं देते हैं। इसको इससे पूछ लीजिए, इसको ये पता नहीं होगा कि इसके मरीज के क्या क्या बीमारी थी, क्या इलाज, क्या 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 दवाइयां दी गई है। नहीं पता उन्हें, यही नहीं पता कि उनके भाई नहीं देते हैं ये लोग। प्रतीक जी, पहले से नियम बने हुए हैं सर। बिल्कुल नियम बने हुए हैं, बस उन नियम का इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरह से हो नहीं पाता है, उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे योगेंद्र जी कहते हैं, टाइम टू टाइम कोर्ट्स ने दिशा निर्देश दे रखे हैं इन समस्याओं के लिए, बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। जो हमारा मेडिकल कमीशन है, जब पहले मेडिकल एसोसिएशन होती थी IMA, उसको केंद्र सरकार ने चेंज करके नेशनल मेडिकल कमीशन किया, उसमें प्रावधान लाए इस चीज के लिए, ऐसी समस्याओं के लिए। लेकिन बात वही होती है कि अब
बेडेड टिकट्स पे पूरी डिटेल लिखी जाती है, पेशेंट की हिस्ट्री लिखी जाती है, और पीएमआर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें टाइम ऑफ डेथ आएगा। अगर टाइम ऑफ डेथ मान लीजिए 8 बजे है, उसके बाद भी अगर ट्रीटमेंट दिखाया जा रहा है तो ये तो सीधे तौर पे मतलब नेग्लिजेंस ही नहीं है, ये तो मतलब आप मान के चलिए सर अस्पताल ही लिखेगा तो वहां पे जेन्युइन टाइम ऑफ डेथ, तो अगर वो इतना बड़ा माफियागिरी चला रहे हैं तो क्या ही जेन्युइन टाइम ऑफ डेथ होगा। बट नंदिनी जी उसमें ये है कि अगर वो टाइम ऑफ डेथ और पीएमआर की एक कर भी देंगे तो ये तो सामने आएगा ना कि जब पेशेंट की 8 बजे डेथ हो गई थी तो आपने 10 बजे तक उसको आईसीयू में क्यों रखा था, रिलीज क्यों नहीं किया था, और दवाइयां क्यों मंगाई जा रही थी। दवाइयां जब मंगाते हैं उसका टाइम नोट होता है, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल अगर ये ढंग से इंक्वायरी होती है तो इस चीज में आराम से फंस सकता है। उस चीज को उनको निकलने के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मैं फाइनल रिएक्शन ले लेती हूँ जो मृतक के ब्रदर है। क्या आपने अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है राम नरेश जी? चलिए उनका फोन कट चुका है, लेकिन हाँ लगातार जिस तरीके से वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, हम उम्मीद यही करेंगे कि प्रशासन तक ये प्रकरण पहुंचा है। और ये कोई एक प्रकरण नहीं है, ऐसी कई शिकायतें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में उम्मीद हम यही करेंगे कि समय रहते जो है इस पूरे माफियागिरी का सोल्यूशन निकलना चाहिए। भाग्यश्री जी, मैं आपका भी रिएक्शन ले लेती हूँ कि जो ऑप्शंस बचते हैं पेशेंट्स के परिजनों के पास, उनकी सिचुएशन ऑलरेडी। राम नरेश जी, मेरी आवाज, राम नरेश जी जुड़ गए हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। राम नरेश जी, आप क्या मुझे ये जानकारी दे सकते हैं कि आपने कहां पर शिकायत दर्ज करवाई है अस्पताल के खिलाफ? जी मैंने नागौरी थाने में, नारायण जी है ना एसआई जी, उनको शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बोला था मैं ऑनलाइन कॉपी भेज दूंगा एफआईआर नंबर की। अभी बोल रहे हैं कोई कॉपी सौंपी नहीं है, अभी मैंने जस्ट फोन किया है। अच्छा, थाने के अधिकारी आपको कह रहे हैं कि कोई कॉपी नहीं है? नारायण जी ये कह रहे हैं नागौरी थाने से कोई कॉपी नहीं है, डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर का नंबर लिया, डॉक्टर कह रहा है कौन सी कॉपी, किस चीज की कॉपी? लीजिए राम की बात चल रही है। मतलब आप लोग अस्पताल की शिकायत करने थाने पहुंचे, थाना अधिकारी आपसे कह रहे हैं कि कोई कॉपी नहीं है, आप अस्पताल वालों से बात करो। यानी जिस पुलिस को कार्रवाई करनी है, योगेंद्र जी, जिस पुलिस को कार्रवाई करनी है वो तो यहाँ पर पीड़ित को कह रहे हैं कि आप कोई कॉपी नहीं है, आप अस्पताल वालों से बातचीत करिए। ये क्या बात हुई? ये तो थाना अधिकारी के खिलाफ भी फिर प्रकरण बनता है। ये है सर हमारी व्यवस्था। देखिए नंदिनी जी, मैं कह रहा हूं आपको कि अस्पतालों के मामले में कितनी ही प्रकार के सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, और कुछ भी कर लें, इन्होंने खूब दिशा निर्देश जारी कर दिए। थाने वालों के हाथ पैर बांध दिए, मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। कंप्लेंट दर्ज कर ली उन्होंने, और कंप्लेंट भी दर्ज करने के बाद में वो रिसीट कहाँ दे रहे हैं? उन्होंने ले ली कंप्लेंट, होता रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि हर जगह लीपापोती चल रही है, और इस प्रकार की लीपापोती के लिए ही मैं कासलीवाल साहब को निवेदन कर रहा हूं कि स्ट्रिक्टली हाई कोर्ट से निर्देश जारी करना है कि इस प्रकार के अस्पतालों को पाबंद किया जाए और सार्वजनिक रूप में अखबार में निकाला जाए कि जो भी बीमार व्यक्ति है वो अपनी रिपोर्ट ले सके। पीड़ित की आवाज आपने सुनी प्रतीक जी, वकील होने के नाते। अब आप बताइए सर कि ये पीड़ित लगातार आवाज उठा रहा है, अस्पताल की शिकायत थाने में कराई, थाने वाले कह रहे हैं आप जाइए अस्पताल वालों से बात कीजिए। तो इनके पास क्या ऑप्शन है सर? ये क्या करें? भाई भी खो दिया अपना और लड़ाई भी। आम आदमी के पास एक ही ऑप्शन होता है, वो है कि न्यायालय के द्वार खटखटाएं। क्योंकि अगर जो है प्रशासन अपनी प्रशासनिक जो कार्रवाई उनको करनी चाहिए वो नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सीधे तौर पे न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। और हमारा ये मौलिक अधिकार भी है। जैसे योगेंद्र जी कह रहे हैं कि कोई जनहित याचिका लगाएं, बिल्कुल याचिका भी लग सकती है और इंडिविजुअली भी लग सकती है। हमारा मौलिक अधिकार हमारे को ट्रीटमेंट पाने का है, हम टू बी इन्फॉर्म्ड, हमें जानकारी तो प्राप्त हो उस पेशेंट के साथ क्या हो रहा था, और ये नहीं दी जा सकती तो फिर सीधे न्यायालय की शरण में जाकर के वो ऑर्डर देने की समय की थोड़ी सी कमी है। लेकिन हाँ, ये आपने एक ऑप्शन बताया है कि अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अस्पताल माफिया पर सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। कब तक ऐसे परिजन भुगतते रहेंगे और समय की बर्बादी होती रहेगी, लोगों की जान पर आफत बनाई है। इसी के साथ बोल बेधड़क में इतना ही। नमस्कार।